आज हम किसी चुनाव का विश्लेषण नहीं करने वाले हैं, बल्कि हम लोकतंत्र की उस सबसे गहरी, सबसे बुनियादी परत को समझने की कोशिश करेंगे जहां से असल जनादेश जन्म लेता है। इसके लिए हम उत्तर प्रदेश की कटरा विधानसभा सीट के नतीजों को एक केस स्टडी की तरह देखेंगे, ये समझने के लिए कि जमीनी स्तर पर जनता की आवाज, उसकी उम्मीदें, उसकी शिकायतें अंकों में कैसे बदलती हैं, और वो अंक एक नेता की जवाबदेही को कैसे तय करते हैं। 357। जरा सोचिए, ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये 2022 में कटरा के चुनावी नतीजे का फासला है। ये आंकड़ा हमें याद दिलाता है कि जब मुकाबला इतना करीबी हो तो हर एक वोट एक पूरी कहानी होता है, एक उम्मीद, एक शिकायत, एक सपना। और इन सभी कहानियों को सुनना, उन्हें समझना, यही तो शासन की पहली और सबसे जरूरी शर्त है। तो चलिए कटरा की उस 357 वोटों की कहानी में गहराई से उतरते हैं। ये सिर्फ एक विधानसभा सीट का किस्सा नहीं है, नहीं, ये भारत के उन अनगिनत निर्वाचन क्षेत्रों की कहानी है जहां राजनीति का असली केंद्र दिल्ली या लखनऊ के बड़े दफ्तरों में नहीं, बल्कि गांव की चौपाल, खेत की मेड़ और स्थानीय बाजार में होता है, जहां हर आवाज की अपनी एक अहमियत है। तो ये कटरा विधानसभा क्षेत्र है कहां? ये उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले का हिस्सा है। ये एक ठेठ ग्रामीण इलाका है। यहाँ की राजनीति और लोगों का जीवन सीधे तौर पर जमीन से, मौसम से और सरकारी नीतियों के जमीनी असर से जुड़ा है। हाँ, राष्ट्रीय मुद्दे मायने रखते हैं, जरूर रखते हैं, लेकिन दिन प्रतिदिन के फैसले स्थानीय जरूरतों और समस्याओं के आधार पर ही लिए जाते हैं। किसी भी चुनावी गणित को हल करने से पहले वहां के लोगों की नब्ज को समझना बहुत जरूरी है। कटरा की जमीन अपने लोगों के बारे में हमें क्या बताती है? वो कौन से मुद्दे हैं जो उनकी जिंदगी पर सबसे ज्यादा असर डालते हैं और आखिर में उनके वोट को एक दिशा देते हैं? चलिए समझते हैं। देखिए, यहाँ की शिकायतें बहुत ही बुनियादी हैं, लेकिन उतनी ही गहरी भी। सबसे पहली और सबसे बड़ी चिंता है रोजगार और आजीविका की। स्थानीय नौकरियों की भारी कमी है और किसान कर्ज के बोझ तले दबे हैं। इसके बाद नंबर आता है ग्रामीण बुनियादी ढांचे की समस्या का। टूटी फूटी सड़कें और सिंचाई के लिए पानी की कमी, ये चीजें सीधे तौर पर लोगों की कमाई पर असर डालती हैं। फिर है बिजली कटौती और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी जैसी बुनियादी सेवाएं जो जीवन की गुणवत्ता तय करती हैं। और आखिर में शिक्षा और कौशल विकास की चिंता, जो आने वाली पीढ़ी के भविष्य से जुड़ी है। देखिए, हमारे संविधान में हर नागरिक को जो गरिमा दी गई है, वो इन बुनियादी जरूरतों के पूरा होने से ही तो सार्थक होती है। एक वोट उसी गरिमा को हासिल करने की एक आवाज है। तो अब वक्त है भावनाओं और शिकायतों से आगे बढ़कर इन मुद्दों को आंकड़ों की कसौटी पर कसने का। आंकड़े झूठ नहीं बोलते, वो हमें एक ऐसी कहानी बताते हैं जो शायद पहली नजर में दिखाई ना दे। तो आइए कटरा के पिछले 3 चुनावों का एक फोरेंसिक विश्लेषण करते हैं और देखते हैं कि यहां का राजनीतिक समीकरण असल में कैसे बदला है। जरा इस टेबल पर एक नजर डालिए। 2012 में समाजवादी पार्टी सिर्फ 875 वोटों के मामूली अंतर से जीती थी। फिर आया 2017, एक बड़ी राजनीतिक लहर आई और भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 17,000 वोटों के भारी अंतर से जीत हासिल की। और फिर 2022 में पासा लगभग पलट ही गया। जीत का अंतर घटकर सिर्फ 357 वोटों पर आ गया। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि ये सीट कितनी अस्थिर है और यहां के मतदाता किसी एक पार्टी से बंधे हुए नहीं हैं। वो प्रदर्शन के आधार पर अपना मन बदलते हैं। अब इस चार्ट को देखिए। ये 2017 और 2022 के बीच की असली कहानी बताता है। बीजेपी का वोट शेयर देखिए, लगभग 40% पर स्थिर रहा। लेकिन असली कहानी है समाजवादी पार्टी के वोट शेयर में, जो 31% से उछलकर लगभग 40% तक पहुंच गया। तो ये 9% का स्विंग, ये वोट कहां से आए? ये उन्हीं शिकायतों का नतीजा है जिनकी बात हमने अभी की थी। बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं और बुनियादी सुविधाओं की कमी। जब जमीनी मुद्दे हावी होते हैं तो चुनावी गणित इसी तरह से बदलता है। यहां एक और ट्रेंड है जिस पर हमें गौर करना ही होगा, और वो है लगातार घटता मतदान प्रतिशत। 2012 में 63.5% मतदान हुआ था, जो 2022 में घटकर सिर्फ 57.6% रह गया। तो क्या ये मतदाताओं की उदासीनता है, या व्यवस्था से कोई निराशा, या फिर ये किसी खास वर्ग के मतदाताओं का चुनाव से दूर रहना है? कारण चाहे जो भी हो, घटता हुआ मतदान लोकतंत्र के लिए एक चेतावनी की तरह है। और इतने करीबी मुकाबले में इसने नतीजों पर यकीनन एक निर्णायक असर डाला होगा। हर चुनाव सिर्फ मुद्दों और आंकड़ों का खेल नहीं होता है ना। ये पार्टियों के संगठन, उनकी रणनीति और जमीनी स्तर पर उनकी पकड़ का भी एक कड़ा इम्तिहान होता है। तो आइए कटरा के इस मुकाबले में शामिल मुख्य किरदारों की संरचनात्मक ताकतों और कमजोरियों को भी समझ लेते हैं। तो एक तरफ थी सत्ताधारी बीजेपी,
उनके पास केंद्र और राज्य दोनों जगह सत्ता में होने का फायदा था, जिसे हम इनकम्बेंसी एडवांटेज कहते हैं। उनके पास संसाधन ज्यादा थे, एक मजबूत कोर वोट बैंक था और राष्ट्रीय स्तर पर एक शक्तिशाली कहानी थी। और दूसरी तरफ थी समाजवादी पार्टी। उनके पास एक मजबूत स्थानीय उम्मीदवार था, जिसका परिवार राजनीतिक रूप से पहले से ही स्थापित है। उनके पास एक पुराना और मजबूत कैडर नेटवर्क था। बढ़ता हुआ वोट शेयर उनके पक्ष में एक मोमेंटम बना रहा था, और सबसे बड़ी बात, स्थानीय विकास और शिकायतों के मुद्दों पर उनकी पकड़ जबरदस्त थी। ये एक क्लासिक लड़ाई थी, एक बड़ी राष्ट्रीय मशीनरी और एक मजबूत जमीनी संगठन के बीच। तो कटरा का ये चुनाव हमें सिर्फ हार जीत का विश्लेषण ही नहीं देता, नहीं, ये हमें शासन करने का, गवर्नेंस का एक ब्लूप्रिंट भी देता है। ये बताता है कि अगर कोई नेता मतदाताओं का विश्वास जीतना चाहता है और उसे बनाए रखना चाहता है तो उसे क्या करना होगा। ये सिर्फ चुनाव प्रबंधन नहीं है, ये जन सेवा का एक रोड मैप है। देखिए, शासन के इस ब्लूप्रिंट के 4 मजबूत स्तंभ हैं। पहला और सबसे जरूरी, मतदाताओं को सुने, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करें। नौकरी, सड़क, सिंचाई, स्वास्थ्य। दूसरा, संगठन बनाएं, सिर्फ चुनाव के समय नहीं बल्कि लगातार बूथ स्तर तक अपनी मशीनरी को मजबूत और सक्रिय रखें। तीसरा, एक स्पष्ट कहानी गढ़ें, और ये कहानी स्थानीय विकास और प्रगति के बारे में होनी चाहिए, जो लोगों को जमीन पर दिखे। और चौथा, संसाधनों का सही इस्तेमाल करें, यानी कि पैसे, कार्यकर्ता और तकनीक का रणनीति प्रबंधन करें, ताकि आपकी बात हर एक मतदाता तक सही तरीके से पहुंचे। यही एक प्रभावी और जवाबदेह शासन देने का तरीका है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। 2022 का ये कांटे का मुकाबला साफ बताता है कि सही मुद्दों पर अगर लक्षित संवाद किया जाए तो मुट्ठी भर वोटों को भी अपने पक्ष में किया जा सकता है। ग्रामीण इलाकों में बढ़ती निराशा को समझना और उसे आवाज देना बेहद जरूरी है, लेकिन इस संवाद और जुड़ाव की नींव भरोसे पर टिकी होती है। किसी भी नेता के लिए लोगों का भरोसा ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी है, और ये भरोसा पारदर्शिता से आता है, खासकर जब आप लोगों तक पहुंचने के लिए तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। भारत के नए डेटा कानून भी इसी भरोसे को मजबूत करते हैं, जो किसी भी नागरिक की जानकारी का उपयोग करने के लिए उसकी सहमति और एक स्पष्ट उद्देश्य पर जोर देते हैं। ये एक जिम्मेदार संवाद की नींव है। तो जब मुकाबला इतना नजदीकी हो, इतने कम फासले से जनादेश मिला हो, तो उसका असली मतलब क्या होता है? ये जीत के जश्न का लाइसेंस नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ी, एक बहुत गंभीर जिम्मेदारी का भार है। ये जनादेश एक साफ संकेत है कि लगभग आधी आबादी ने आपको नहीं चुना है, और उनकी आवाज, उनकी शिकायतों और उनकी जरूरतों को अनसुना नहीं किया जा सकता। और आखिर में हम इस सबसे अहम सवाल पर आते हैं, एक ऐसा जनादेश जो औसतन हर गांव से सिर्फ एक वोट से जीता गया हो, वो एक नेता से क्या मांग करता है? ये विनम्रता की मांग करता है। ये हर आवाज को सुनने की मांग करता है, चाहे वो आपके पक्ष में हो या विपक्ष में। ये सिर्फ अपने समर्थकों के लिए नहीं, बल्कि अपने आलोचकों के लिए भी काम करने की मांग करता है। यही लोकतंत्र की असली आत्मा है, और यही कटरा की 357 वोटों की कहानी का असली सबक है। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602. Purpose Beyond Politics.